12.4.3 वर्ग। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। अब ऐसा है कि मान लो किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है विथ मूवेबल पिस्टन, जैसे कि देखो ये एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, अंदर गैस भरी हुई है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पिस्टन का वो कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? कैपिटल ए। अंदर जो गैस भरी है, मान लो गैस का जो प्रेशर है वो पी है। गैस का प्रेशर क्या है? पी है। अब ऐसा है कि अब गैस का एक सर्टेन प्रेशर है जो सराउंडिंग प्रेशर से ज़्यादा है। सराउंडिंग प्रेशर से कैसा है? ज़्यादा। अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है हर एक चीज़ पर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो मतलब इसके ऊपर भी क्या लग रहा होगा? बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर की जो हवा है ये इसको ऐसा अंदर ढकेलने की कोशिश कर रही होगी, मगर अंदर का जो गैस का सिस्टम है वो भी तो फैलने की कोशिश कर रहा होगा ना, ये पिस्टन को ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, है कि नहीं? और मान लो कि अंदर का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है बाहर के कंपेरेटिव प्रेशर के मुकाबले। तो अब होगा क्या बेटा कि गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे। बोले कितना फोर्स लगाएंगे? तो बोले देखो वो जो फोर्स लगाएंगे F इज इक्वल्स टू वो कितना रहेगा? P इंटू ए। फोर्स क्या होता है? P इंटू ए, जिसके कारण इस पिस्टन का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं देखता हूँ कि ये पिस्टन थोड़ा सा सरक के इधर आ जाएगा। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, कितना हुआ था? बोले dx, है ना। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मैं कहूँगा कि आपका वर्क डन कितना हुआ? आप कहेंगे F इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अच्छा ठीक है, F के जगह क्या लिख सकता मैं? P इंटू ए इंटू डी एक्स। अब A इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? तो बोले ये तो भैया इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। अगर मैं बोलूँगा देखो भैया पहले गैस का वॉल्यूम कितना था, तो बोलेंगे इतना, है कि नहीं। अब इतने से बढ़ गया ना वॉल्यूम इसका, तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना है? तो बोलेंगे आप देखो ये पिस्टन का एरिया मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, तो बोले ये इंक्रीज इन वॉल्यूम आ गया P इंटू डी वी। अच्छा चलो ठीक है, दिस इज वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अब अगर मुझे मान लो कि इसको एक बड़े लेवल पे मुझको डिस्प्लेसमेंट करना है इसका, तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? तो वर्क डन बाय द गैस उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, है ना, P इंटू डी वी, और इसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई और फाइनल वॉल्यूम वी एफ। आप चाहे तो V1 और V2 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि ठीक है आप इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट? अरे भैया कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे बढ़ती है ना, और उसका टोटल एक बड़ा वैल्यू निकालना रहता है, तो आप क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ही करते हैं, है ना। ओके चलो भाई मान लिया। और अगर मान लो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ये देखो ये आप आगे का जो स्टेप कर रहे हैं ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप प्रेशर को निकाल लो बाहर, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? dv vi टू vf, है ना। अब शायद इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, तो मैं कहूँगा आपको डायरेक्ट भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं P इंटू वी एफ माइनस वी आई, है ना। या और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। देखो भैया ये जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट जो लगा रहे हैं P डेल्टा V, ये सिर्फ तभी लागू है जब प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन के बाहर निकाले ना प्रेशर को। तो इसी वजह से आप कैसे कब निकाल सकते हैं? जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो ही निकाल सकते हैं, वैसा नहीं निकाल सकते आप बाहर। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया P इंटू डेल्टा V, दिस इज इट। अब ऐसा है कि अब ऐसा कि जो आप जो वर्क है, जो गैस है उस पर जो वर्क है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बोले कैसा? देखो जब आप देखेंगे कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर मैं बोलूँगा गैस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है, तो इसके मॉलिक्यूल्स लगातार पिस्टन से टकराएंगे। टकराने के बाद वो हम अपना मोमेंटम खो देंगे। बोले मोमेंटम खो देंगे, ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना। अब देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ और तुम्हारा दोस्त बड़े चौड़ में आया, बोले कि भैया मैं उसको निपट दूंगा, है ना। बड़ा ऐसा चौड़ से गए यूं करके ऐसा, है ना, चापड़ करके वापस आ गया, इज्जत खो दिया ना उसने। गए थे तुम तो भैया देंगे उसको रख के, उल्टा तुम खा के वापस आ गए। तो वही पार्टिकल देखो आया, बोले भाई देखता पिस्टन को ऐसा ढकेलूंगा मैं, देखो क्या होता। पार्टिकल आया इधर, मोमेंटम इसके इधर है, टकरा के वापस आ गया, है कि नहीं। तो इज्जत खो दिया उसने, मतलब मोमेंटम खो दिया उसने, है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब पार्टिकल इससे टकराता है अपना मोमेंटम खो देता है, तो है ना, मोमेंटम खो देता है मतलब उस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी को भी लूज़ किया। तो बोले कहाँ गई वो एनर्जी? तो बोले पिस्टन को दे दी हमने, है कि नहीं। तो हम ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि यहाँ पर कौन किस पे वर्क कर रहा है? तो बोले अंदर का सिस्टम यानी कि गैस पिस्टन पे वर्क कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं।
है ना, आजू बाजू का जो भी सब कुछ है गैस के, वो सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। द वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। ये याद रखना, यहाँ पर किस पे कौन वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वर्क आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे, व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन जो होता है ये कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बाद में दिया हुआ है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब अब गैस पे वर्क हो रहा है। बोले कैसे, अब मान लो आप पिस्टन को बाहर से ढकेल रहे हैं, पिस्टन को बाहर से आप ढकेल रहे हैं, पिस्टन कहाँ मूव हो रहा है, अंदर, है ना। क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रही होगी गैस, गैस क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। तो अब मुझे बताओ, गैस वर्क कर रहा है कि आप गैस पे वर्क कर रहे हैं, आप गैस पे वर्क कर रहे हैं ना, आप गैस को बंद कंप्रेस कर रहे हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो अंदर के है वो आप मोमेंटम गेन करेंगे। पिछली बार मोमेंटम लूज हो रहा था, इस बार मोमेंटम गेन हो। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना। उसमें आ सकता है स्टेटमेंट वाइज में कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स लूज द मोमेंटम वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो जब मैं पिस्टन को ऐसे ढके रहा हूं अंदर, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोमेंटम गेन करेंगे। अरे सिंपल सी बात है ना, आप धक्का मारोगे किसी चीज़ को तो वो जोर से भागेंगे ना आगे। तो भैया जब इसको आप पिस्टन को ढके रहे अंदर, तो मोमेंटम गेन करेंगे, आगे भागेंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन में अब मॉलिक्यूल्स पर वर्क हो रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम पहले से कम हो रहा है। पिछली बार वॉल्यूम बढ़ रहा था, है ना, फैल रही थी ना गैस, इस बार वॉल्यूम कम हो रहा है, इसीलिए वर्क डन जो है अब आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो ये जो आपने देखा था तरीका, जैसे इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ, ये जो आपने वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका देखा था, ये एक अलजेब्रिक मेथड था। ये क्या था, अलजेब्रिक मेथड। आप ज्योमेट्रिकली भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले कैसे, अगर मेरे पास पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम किसी कहते हैं, सिस्टम का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का नेचर बताने वाले डायग्राम को कहते हैं पीवी डायग्राम। मान लो कोई भी शेप का पीवी डायग्राम है, कैसे भी शेप ले लो आप, ट्रायंगल ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो इस तरह से कोई पीवी डायग्राम, मुझे कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो मैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिंपल मुझे उस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। सिर्फ मुझे इस कर्व के नीचे का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम, ये आपको क्या देता है बेटा, वर्क देता है ना। और अब जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो एरो से पता चल जाता है कि, जैसे कि आप देखो एरो कैसे जा रहा, मतलब पहले स्टेट ये थी, बाद में स्टेट ये हो गई, मतलब पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। तो एक्सपांशन हुआ तो वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और वहीं अगर एरो उल्टा रहता तो नेगेटिव, क्योंकि आपका पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर बाद में क्या हुआ, कम हुआ, तो फिर वॉल्यूम वर्क डन क्या होता था, नेगेटिव। आई बात समझे। चलो अब नोट्स निकालो और उसमें से वर्क वाला पार्ट पढ़ लो, जब तक कि मैं आगे का डायग्राम ड्रॉ करके रखता हूँ। ये रफ नोटेशन कर लो एकदम, ये रफ नोटेशन वर्क का। वह लेफ्ट साइड का तो हो चुका होगा। ज्योमेट्रिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, बहुत सिंपल सी बातें हैं ज्योमेट्रिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क में। जैसा मान लो सिचुएशन 1, ये पीवी डायग्राम है, कोई भी रैंडम शेप हो सकता है, कोई भी, बस कोई आसान से शेप ले रहा हूँ मैं समझने के लिए। और आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरफ जा रहा है ऐसा। तो अब मैं कहूँगा ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। मान लो कि ये 0 था, ये V था और ये P था। तो वर्क डन विल बी वॉट, इट विल बी, देखो ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल है ना।
मैं बोलूँगा यहाँ से वहाँ यहाँ तक का लेंथ कितना है v है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ कितना है p है, तो वर्क डन जो रहेगा p इंटू वी रहेगा प्लस पी वी। ठीक है, वहीं सिचुएशन अगर ऐसी आती है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये इस तरह से है ग्राफ। देखो ये एक्सपांशन इंडिकेट कर रहा था, एरो से साफ नजर आता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कंप्रेशन। अब अगेन ये जीरो है और ये वॉल्यूम कितना है? v है। ये प्रेशर कितना है? p है। तो अब मैं कहूँगा वर्क डन कितना रहेगा? तो माइनस पी वी, क्योंकि लेंथ कितना है? v है और ब्रेथ कितना है? p है। तो शेप रेक्टेंगल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस पी वी, और निगेटिव आएगा क्योंकि इट इंडिकेट्स कंप्रेशन। सेकेंड पी वी वंस अगेन, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है बना हुआ, अगेन एक्सपांशन ही हो रहा है मगर ऐसा है ना। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये इसका फाइनल वॉल्यूम v, फाइनल प्रेशर p, ये सब इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर क्या रहेगा? जीरो, और ये रहेगा एरिया अंडर द कर्व। इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है, तो वर्क डन विल बी हाउ मच? बोले ट्रायंगल शेप का एरिया अंडर द कर्व कैसा आता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस कितना है? v है, हाइट कितना है? p है, तो मैं इसको हाफ ऑफ पी वी कह सकता हूँ। अब वही मामला, ये एक्सपांशन बता रहा था, ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको? कंप्रेशन। तो वर्क डन क्या रहेगा यहाँ पे? माइनस हाफ ऑफ पी वी। ये समझ आया बेटा आपको? ये v है, ये p है, ये एरिया अंडर द कर्व है, आप ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस हाफ ऑफ पी वी। समझ में आया ना? ठीक है, आई होप ये हो चुका होगा। आप नोट्स में भी इसके अंदर लिख सकते हैं नीचे ये सब कुछ। ठीक है, अब अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस को स्टडी करता हूँ, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि पूरा जो सिस्टम है वापस पुराने वाली कंडीशन पे आ जाता है, मतलब घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। अब साइक्लिक प्रोसेस को बहुत अलग अलग तरीके से बता सकते हैं आप, जैसे कि मैं ये एक बताता हूँ, ये प्रेशर वॉल्यूम, ये देखो ऐसा, तो ये साइक्लिक प्रोसेस। आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, आपका सिस्टम पहले एक्सपांड करता है, फिर कंप्रेस करता है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, फिर प्रेशर बढ़ता है, तो आपने देखा कि ऐसा घूम फिर के इधर आया। अब देखो कैसा है, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है v1, ये इसका फाइनल वॉल्यूम है v2, ये इनिशियल प्रेशर है p1 और ये फाइनल प्रेशर है p2। अब ये पूरा क्लोज लूप है, तो एरिया अंडर द कर्व बोलूँगा तो ये आएगा अंदर का, है ना, क्लोज लूप है ना, तो एरिया अंडर द कर्व ये आएगा। तो अब अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में वर्क डन क्या रहेगा? तो वर्क डन रहेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है? देखो ये बेस है आपका, जो कि क्या रहेगा? v2 माइनस v1, और ये हाइट है आपका, जो कि क्या रहेगा बेटा? p2 माइनस p1। आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप। ये रहेगा आपका वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। इसी में एक और सिचुएशन, मान लो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, पूरा वही वैसी डायग्राम है, बस मैं एरोस का डायरेक्शन बदल दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको v1 v2 p1 p2, अब ये एरोस का डायरेक्शन बदल गया, है ना। और अब आपसे पूछूंगा मैं कि भैया अब आपका वर्क डन क्या रहेगा? तो फिर से वही रहेगा, माइनस हाफ ऑफ p2 माइनस p1 अपॉन v2 माइनस v1। मैंने बस इसको पहले लिख दिया और कुछ नहीं, और नेगेटिव साइन लगा दिया। अब आप कैसे डिफर करेंगे कि पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है? तो भैया देखो, क्लॉकवाइज रहा अगर साइकिल तो पॉजिटिव लेंगे आप, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा साइकिल तो नेगेटिव लेंगे। अब आप ये साइकिल को देखो, ये पूरा ऐसा, पहले यहाँ से ऐसा गया, ऐसे गए, फिर ऐसे गए। घड़ी के कांटे कैसे जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं ना, है ना। तो पूरा साइकिल वैसे ही जा रहा है वो। तो अगर किसी क्लोज लूप में साइकिल पूरा क्लॉकवाइज है, गौर से सुन ले भैया, बाद में कोई गड़बड़ नहीं करना, किसी क्लोज लूप में साइकिल पूरा क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव, है ना। किसी क्लोज लूप में अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। सिर्फ ये नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए है बताने के लिए, जैसे पिछली बार नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपांशन और कंप्रेशन बता रहा था, मगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये बताना चाहता है कि पिछले वाले से ऑपोजिट चलना है अपने को। जो पिछला साइकिल था उससे अपन कैसे चल रहे? ऑपोजिट। सिर्फ ये बताने के लिए नेगेटिव साइन लगा, और कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगेन
फोर्थ वाला सिचुएशन ऐसी भी आती है। देखो फिर से साइकिल कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज है ना। मैं बोलूँगा ये है इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P2, और देखो ये है आपका एरिया अंडर द कर्व। अब अगर ये एरिया अंडर द कर्व है तो वर्क डन क्या होगा, तो यार वो तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर थोड़ी देर की लेंथ इसको बोलूँ मैं तो P2 माइनस P1, ब्रेथ क्या होगा V2 माइनस P1, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, P2 माइनस V1। और वैसे ही अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज रहा तो इसमें यही साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा, मतलब ये ऐसा जा रहा है, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। प्रेशर, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। अब वर्क डन क्या रहेगा, माइनस P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, है ना। ये हो गया वर्क डन निगेटिव, क्योंकि साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इस बार। ओके, फिर एक आता है सर्कुलर, जहाँ अक्सर लोगों को गड़बड़ होती है कि ये कैसे होगा। फिफ्थ वाला PV डायग्राम। ओके, और ये देखो ये है इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, और साइकिल क्लॉकवाइज है। इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P2। याद रखें वर्क डन का फॉर्मूला है प्लस π/4 P2 माइनस P1, V2 माइनस V1। याद रखना भैया π/4 है, π/4, π/2 नहीं, π/4 P2 माइनस P1, V2 माइनस V1। और अगर वही एंटी क्लॉकवाइज रहा तो ये PV डायग्राम है। ये सिस्टम अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो फिर से आपको वर्क डन निकालना रहेगा, तो वो क्या रहेगा, माइनस π/4 माइनस π/4 P2 माइनस P1, V2 माइनस V1। तो ये इस तरह से ज्योमेट्रिकली आप क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन। लिख लीजिए, जिसका ये लिखना हो जाए आगे, जिससे न्यूमेरिकल बॉक्स में से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। हो गया, वो खिड़की बंद कर दो।
बेटा खिड़की बंद कर दो। चलिए अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ो नोट्स में। नोट्स में से देख के बना लो, बस वो थ्योरेटिकल तुमको न्यूमेरिकल पार्ट लिखना है उसके अंदर। फर्स्ट न्यूमेरिकल, A gas is enclosed in a cylinder with fitted with movable massless and frictionless piston। तो एक गैस एक सिलेंडर के अंदर बंद है और उसको जो पिस्टन लगा है मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है। और हमने देखा कि गैस एक्सपांड हो रही है, फैल रही है ना। अब जैसे ही इसने बोला गैस इज एक्सपांडेड, समझ में आ गया कि वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो गया, 5 लीटर से 6 लीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। फाइंड द वर्क डन। सबसे पहले तो मैं इसकी क्या है गिवन क्वांटिटीज़ लिखूंगा। इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर्स यानी 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब है ना। लीटर को वॉल्यूम को जो है लीटर्स में भी लिखा जा सकता है और मीटर क्यूब में भी। लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। 6 लीटर यानी 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 1 atm यानी 1 × 10⁵ 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम लोग कई बार इसको सिर्फ 1 लिख देते हैं। 1.013 को क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब देखो वर्क प्रेशर कांस्टेंट है और वर्क डन आपको एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा गया। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जब मैं वर्क का कंसेप्ट आपको समझा रहा था तो मैंने कहा था कि V = P ΔV, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लागू है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगा सिंस W = P V2 - V1 है ना। ये फॉर्मूला देखे थे ना थोड़ी देर पहले, VF - VI लिखे थे, आप उसको V2 - V1 भी लिख सकते हैं। और याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज़ हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, चिल्ला के बोल रहा हो तो भैया ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लो। यानी कि 1.013 × 10⁵ V2 - V1 क्या हो जाएगा 6 - 5 × 10⁻³ है ना। अब देखो भाई V2 - V1 करेंगे तो उसमें 6 में से 5 माइनस होगा, 10⁻³ कॉमन निकलेगा बाहर, जो निकल गया। अब 6 - 5 क्या होता है 1 होता है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1.013 × 10⁻² जूल्स, या फिर आप बोलेंगे 101.3 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड at constant pressure so that its temperature increases from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Find work done by the gas. गैस कितना वर्क करेगा ये कैलकुलेट करके बताइए। देखो वेरी सिंपल, क्या क्या दिया हुआ है इस पर फोकस करो। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, सबसे पहले क्या दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स। पहले तो लिस्ट बना लो क्या क्या दिया हुआ है इस चीज़ की, है ना। तो 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, 2 मोल है आइडियल गैस के, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्या है वो नहीं दिया उसने, बोले बस इतना बोला उसने, कांस्टेंट प्रेशर से हीट करेंगे तब उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर पूछूंगा तो फिर वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अरे 27 से 127 कितने का फ़र्क आ गया, 100 का आ गया ना। अच्छा ठीक है चलो, उसने वर्क डन पूछा हुआ है। फिर से वर्क कैलकुलेट करने से पहले मैं देखूंगा यहाँ पर प्रेशर कैसा है। बहुत अच्छा है, अरे कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अगर वर्क आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, P डेल्टा V, है ना। अब आप सोच रहे हैं सर P डेल्टा V, यहाँ तो दोनों में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अपन अपन अब थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करेंगे। आप आइडियल गैस की इक्वेशन जानते हैं, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं क्या आप, नहीं ना। अब एक काम करो, इसमें P म्यू आर ये 3 चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। क्या क्या, P म्यू आर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बदल रहा है। अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T म्यू आर डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, है ना। सर डिफरेंशिएट तो D से करते हैं, आपने डेल्टा लिखे, अरे चलता बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है, चेंज होता है दोनों का मतलब। तो मैंने T से डिफरेंशिएट किया, अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, इसको उधर ला लो। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T। अब ये पहली और आखिरी बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि P डेल्टा V के जगह आप म्यू आर डेल्टा T लिख सकते हैं। ये पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, इसीलिए अच्छे से देख लो। फिर से देखो, वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए, क्यों यूज़ किए, क्योंकि वर्क प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। दिखा है ना, चिल्ला के बोल रहा है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं। अब ऐसा है, हम ये जानते हैं PV इक्वल टू म्यू आर टी। अब प्रेशर कांस्टेंट है, म्यू और आर तो पहले ही कांस्टेंट हुए थे, है कि नहीं। अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ वेरिएबल कौन कौन सी चाहिए, बदलने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, तो बोलेंगे वॉल्यूम और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो इनमें से कुछ ना कुछ बदलना ज़रूरी है ना कोई एक बदलना ज़रूरी है। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल, या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। अब अगर मैं बोलूँगा कि ये बदलना नहीं है बेटा, ये बदलना नहीं, अब अगर मैं ये बदल रहा हूँ 3 की जगह 4 लिख रहा हूँ, तो जाहिर बात है ये 2 लिख सकूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ दूसरा वैल्यू लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बस फिर वैसे ही तो हो गया यहाँ पे कि यहाँ सिचुएशन क्या है, T बदल रहा है ना, P बदल नहीं सकता, तो मजबूरन बदलना किसको पड़ेगा, V को। V वेरिएबल है, मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करो पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, है ना। अब डेल्टा T अपॉन डेल्टा T आएगा, म्यू आर तो कांस्टेंट है, ये हो गया कैंसिल, P डेल्टा V म्यू आर डेल्टा T। अब क्या करो, वर्क डन का फॉर्मूला लिखो फिर बदल कर, अब वो क्या लिखा जाएगा, म्यू आर डेल्टा T। अब देखो भैया, क्या लग रहा है कि आपको ऐसा कोई चीज़ सब जाए, आपके पास है वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स है, हाँ जी है। बताओ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314, और ये कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, बताओ आंसर। वन डबल सिक्स 166.28 कि 1662.8, 1662.8, ये आएगा 1662.8 जूल्स। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में।
अब अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर of 2 moles of monoatomic gas is increased by 600 Kelvin in a given process. Find the change in internal energy of the gas. Find the change in internal energy of the gas. गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करिए. चलिए, तो टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीज बाय 600 केल्विन. डेल्टा टी इक्वल्स टू 600 केल्विन. डेल्टा यू निकालना है. जैसे ही मैंने मोनोएटॉमिक गैस सुना वर्ड, मैं समझ गया यहाँ पर कि यहाँ पर CV की वैल्यू का इस्तेमाल होगा. बोले कैसे? देखो, आप ये फॉर्मूला जानते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, वो होता है म्यू CV डेल्टा टी, है ना, म्यू CV डेल्टा टी. और फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो CV क्या आएगा भैया? 3/2 टाइम्स ऑफ आर. याद है ना, कल बताया था, आज रिवीजन में पढ़ाया था. CV इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ आर. तो फिर डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? म्यू इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ आर डेल्टा टी. म्यू नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2 मोल्स. 8.314 मल्टीप्लाई बाय चेंजिंग टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन. पता लगाओ कितना आंसर पे इसका. आज टेम्परेचर बहुत हाई होने वाला है. 2 दिन है ना, आपको मालूम है ना, रेड अलर्ट है 31 तारीख तक के अराउंड. 2 दिन से तो बच गए थे बदली की वजह से, बादलों की वजह से. आज पूरा साफ है आसमान. और अभी कितना टाइम हुआ मुश्किल? हार्डली 8:30. और अभी गर्मी कितनी हो रही? क्या तो समझ में नहीं आ रहा क्या इशू हो गया उसके अंदर. तुम्हें वो जगह पकड़ लिया ना, इस वजह से वो ख़राब हो गया. कल तक के ठीक चल रहा था वो. वैसे इसकी वैल्यू को आर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब ये वैल्यू ना डाल के सिर्फ आर लिख दूँ, अगर मैं ये वैल्यू डाल के सिर्फ आर लिख दूँ तो 2 2 कैंसल, 3 6 18, 1800 आर होता है ना. तो अब MCQ अगर आएगा नीट में तो तुमको ऐसा भी आ सकता है ना. मगर बोर्ड का न्यूमेरिकल आया तो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर आप आर की वैल्यू डालते हो और उसको कैलकुलेट करते हो, इसमें आ रहा है 14.96 इंटू 10⁻³ जूल. 14.96 into 10⁻³ joule. This will be the answer. चलिए अगला न्यूमेरिकल.
एनसीईआरटी का। What amount of heat must be supplied to a 2.0 gram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure. फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन is 28 units, capital R equals to 8.3 joule per mole per Kelvin. ठीक है, थोड़ा इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। क्या पूछा गया है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। देखो, इंटरनल एनर्जी तो पाथ इंडिपेंडेंट था, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट रहो चाहे प्रेशर कांस्टेंट रहो, उसका फॉर्मूला एक ही था, म्यू सी वी डेल्टा टी। मगर हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड वो डिपेंड करता था कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल दिया उसने क्या चीज़ कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर कांस्टेंट? प्रेशर। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, आपसे जो पूछा है उसने सवाल जो है वो है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर का, ठीक है। और जो मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है आपको 2.0 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, जिसको आप 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम बोल सकते हैं या 20 ग्राम भी बोल सकते हैं, 20 ग्राम, ये मास ऑफ नाइट्रोजन। और टेम्परेचर कितने से बढ़ा? 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। अब मॉलिकुलर मास, जिसको मैं कैपिटल एन से इंडिकेट करूँगा, वो कितना दिया? 28 यूनिट या ग्राम भी बोल सकते हैं आप उसको। और कैपिटल आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। आप देखो भैया ये कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हो गया? मैंने लिखा, मेरे से पूछा करो। 1800 आर कहाँ आर? ये से बताने के लिए था कि आर की वैल्यू, ये इसकी जगह आर लिख सकते हैं आप करके, आर की वैल्यू है ना। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर क्योंकि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा गया है तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ करूँगा म्यू सी पी डेल्टा टी, म्यू सी पी डेल्टा टी यूज़ करूँगा। म्यू का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए? नहीं दिए गए, बट उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस आपको शायद केमिस्ट्री में हुआ ये पार्ट, हाँ, तो चलो अच्छी बात है। मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। अब सीपी की वैल्यू क्या आएगी? सीपी जब भी ऐसा कुछ आया तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक है कि डायटॉमिक है। अरे बोलो भैया, गैस कौन सी है फिर? मोनो एटॉमिक है कि डायटॉमिक है? अरे भाई डायटॉमिक है ना, नाइट्रोजन गैस है ना, N2 मॉलिक्यूल होता है ना, तो डायटॉमिक गैस है ना। और डायटॉमिक गैस में सीपी की वैल्यू कितनी होती है? कुछ नहीं आता रे तुम लोग, नालायक, कुछ भी नहीं आता। हाँ, 7/5। पढ़ो एक बार फिर से वैल्यूज हो, जाओ पीछे नोट्स में, जाओ पीछे, पेज नंबर कौन सा था? 5। वहीं देखो नीचे लिखा हुआ, वहाँ पर मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैस का देखो, मिला। सीवी की वैल्यू क्या है मोनो में? 3/2 टाइम्स ऑफ आर। सीपी की वैल्यू क्या है मोनो में? 5/2 टाइम्स ऑफ आर। अब सीवी की वैल्यू क्या है डायटॉमिक में? और सीपी की वैल्यू क्या है? 7/2 टाइम्स ऑफ आर। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है भैया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? 7/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी। अब मास ऑफ गैस कितना है? ये स्मॉल एम मास ऑफ गैस कितना दिया हुआ है? 20। मोलर मास कितना है? 28। 7/2 8.3, और ये कितना है आपको दिया हुआ? 45। अब आगे कैलकुलेशन खुद करो आप, इतना तो कर ही सकते ना, जब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
कहाँ? ग्राम में कन्वर्ट किया ना, है ना, ग्राम में कन्वर्ट किया ना, 20 ग्राम, ग्राम्स में लिखते हैं ना अपन। फिफ्थ वाला लास्ट में लेंगे अपन, सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल पहले ले रहे हैं। An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in the PV diagram. Pressure, volume. A, B, C, ये एरो इस तरह से जाएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम B, फाइनल वॉल्यूम थ्राइस V, इनिशियल प्रेशर P, 4P। इवैल्यूएट द टोटल वर्क डन by the gas during the cycle, by the gas during the cycle। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। करो कैलकुलेट, कितना आएगा? पीवी के फॉर्म में जाएगा वो आंसर, आसान है। पहले तो बताओ सिस्टम क्लॉकवाइज है, साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। निकालो फिर कितना आ रहा। बोलो क्या आंसर आ रहा है? हाँ बोलिए। करेक्ट। हाफ ऑफ बेस कितने का है? 3v माइनस वी करेंगे ना, क्योंकि बेस बोले तो अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई चाहिए अपने को। अब यहाँ से यहाँ 3v है, यहाँ से यहाँ कितना है? v है, तो ये कितना होगा? 3v माइनस वी। तो बेस है आपका 3v माइनस वी। हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? 4p है। यहाँ से यहाँ कितना है? p है। हमको सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 4p में से गया p, है ना, 4p माइनस p। तो हाफ ऑफ 2v मल्टीप्लाई बाय 3p, 2 क्या हो गया कैंसर, तो आंसर बचेगा 3pv, 3pv जूल्स। कैलकुलेशन आंसर क्या है उसका? इसका आंसर रहेगा 933.385 जूल, 933.38 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
बोर्ड का, ये स्टेट बोर्ड का एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम initial state in hypothetical paths as shown in figure, as shown in figure। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये साइकिल्स A B C D। वॉल्यूम लीटर्स में है, प्रेशर 10⁵ पास्कल्स में है, और यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 2, 6 और ये भी 2, 6। कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस। ईच केस मतलब हर एक पाथ में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, हर एक रास्ते में कितना वर्क हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। आपका साइकिल क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, है ना। तो आपको हर एक रास्ते में जब ए से बी पे जाएंगे तब वर्क डन कितना, बी से सी में कितना वर्क, सी से डी पे कितना वर्क, डी से ए पे कितना वर्क, ये सब कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्क डन इन ए बी, पाथ ए बी। ए से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, सिर्फ बी। बेटा ध्यान दो प्रज्वल, ए से कहाँ जाना है, बी पे। जब आप ए से बी पे जा रहे हैं, गौर से सुने बात को, जब आप ए से बी पे जा रहे हैं आपको सिर्फ ए से बी के पाथ पे फोकस करना है, तो बाकी सबको भूल जाओ। और ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सी लाइन है ए बी की, सिर्फ सिंगल लाइन है। और अगर सिंगल लाइन है तो उसको उसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व देखना है आपको सिर्फ। तो मैं बोलूँगा भैया ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ नीचे तक का एरिया अंडर द कर्व देख लो पूरा। समझ रहे ना आप कहाँ से बोल रहा मैं, पूरा ये पूरा देखो, पूरा यहाँ तक पूरा एरिया अंडर द कर्व देखो ये। अच्छा ठीक है, फिर बोले ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखो याद होगा आपको, मैंने बताया था जब सीधी ऐसी लाइन होगी तो उसका फॉर्मूला क्या है, पीवी, सिर्फ पीवी करके फॉर्मूला था। आप देखो पहले ही जो मैंने पहला या दूसरा कौन सा दिखाया था मैंने, है ना। और क्योंकि ये एक्सपांशन है तो मैं यहाँ लिखूँगा इसका फॉर्मूला आएगा P इंटू वी, ठीक है। नहीं, इसको P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। तो ठीक है, देख लेते हैं अपन। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रेशर कितना मिलेगा, प्रेशर कितना रहेगा, 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵। तो बोले प्रेशर है 6 इंटू 10⁵। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के वॉल्यूम कितना रहेगा, 4 इंटू 10⁻³ बोले ये क्या मैटर है कि 10⁻³ कैसे और 4 कैसे। बेटा देखो ये कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पिछली बार जो मैंने आपको एग्जांपल वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो कर्व लिया था वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता था, नहीं समझे आप। देखो पिछली बार जो मैंने कहा था कैलकुलेट करने के लिए, ये पीवी डायग्राम ऐसा था और ये कर्व ऐसा था, है ना। कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वाई एक्सिस को टच करके स्टार्ट हुआ था ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आप ये एरिया अंडर द कर्व निकालते थे, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कर लेते थे। इस बार क्या है, कर्व यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या अभी भी यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप एरिया, हाँ नहीं ना। ये तो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं आप, मगर ये यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये लेंथ को आपको यहाँ से गिनना पड़ेगा। अब यहाँ से लेंथ को गिनना है मुझे, है ना। तो अब यहाँ से गिनना है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, अरे भाई ये स्टार्ट 2 से हो रहा, खत्म 6 पर हो रहा, तो लंबाई कितनी की होगी, 4 की। 4 लीटर्स थी, और लीटर्स को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से। तो 4 इंटू 10⁻³। अच्छा यहाँ से लेकर नीचे से लेकर पूरा, क्योंकि ये देखो ये पूरा नीचे से पूरा लेना है आपको, है ना, क्योंकि ये सिंगल लाइन है आपकी। देखो ये जो सिंगल लाइन है ये इसको नीचे से पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका एरिया अंडर द कर्व। तो बोले पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रेशर की वैल्यू लेना पड़ेगी। तो बोले यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, तो बोले 6 इंटू 10⁵, ये हुआ। अब 6 4 जा 24 इंटू 10⁻², यानी कि 2400 जूल्स। ये हो गया WAB। अब आएगा WBC। अब WBC ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको कि प्रेशर लगातार कम हो रहा। वॉल्यूम में कोई बदलाव आया क्या,
वॉल्यूम में कोई बदलाव आया है क्या? तो गैस एक्सपांड हुई क्या? कंप्रेस हुई क्या? गैस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पिस्टन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और अगर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। तो याद रखना ऐसी सीधी लाइन में जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वहाँ पर वर्क डन कैसा होता है? जीरो। तो यहाँ पर आ गया वर्क डन जीरो, है ना। तीसरी सिचुएशन, अब तीसरी सिचुएशन में आपसे क्या पूछा गया? वर्क डन इन सीडी पाथ। मतलब अब सीडी पाथ मतलब सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना है, तो ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला सिचुएशन भूल जाओ, हटा दो उसको। अब सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे फोकस करो। ऐसा समझो ऊपर कुछ है ही नहीं। आपको जब वर्क ड्यू टू सीडी निकाल रहे तो सिर्फ एक लाइन नजर आना चाहिए आपको, बाकी को ऐसा इग्नोर मारो, ऐसा समझो कि वो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा ये इसके नीचे का एरिया कितना आ रहा, तो बोले ये इतना आ रहा, शेडेड रीजन जो मैंने बताया, तो वो एरिया अंडर द कर्व है। अच्छा इसकी लंबाई कितनी है, तो बोले 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 4 लीटर। अच्छा चौड़ाई कितनी है, तो बोले देखो यहाँ से यहाँ 2 है ना, 10⁵ तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, देखो इसका प्रेशर जो है 2 × 10⁵ है, और वॉल्यूम जो है 4 × 10⁻³ बोले कैसे क्या? अरे 2 में से 6 तक की कितनी लंबाई होंगी? 4, और लीटर्स में है ना वो 10⁻³ 2 4 12 × 10⁻², यानी कि 1200 जूल्स, है ना। मैं वो चेक कर रहा था तुमको। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद वर्क डन ड्यू टू डी ए पाथ, डी से लेकर ए पर चले गए आप, तो कितना वर्क डन आएगा? बताओ कितना आएगा? 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना वहाँ पे, तो भैया वो आ जाएगा 0 जूल, क्योंकि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम की एक ही वैल्यू मिलेगी, भले ही प्रेशर की 10-12 वैल्यू मिल जाएंगी, मगर वॉल्यूम की तो एक ही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इस तरह से आगे हर एक पाथ पे वर्क डन लिख लो। अरे हाँ, ये सी डी का माइनस आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूले भैया अपन, माइनस बड़ा वाला देखा था भाई साइन, माइनस कंप्रेशन हो रहा ना गैस का, बहुत बड़ी गलती हो गई थी अभी। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ। इन अ प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 cc to 2000 cc at constant 100 kilopascal. Find work done by the gas. Find work done by the gas. Find work done by the gas. ये वाला सॉल्व करके बताओ, इजी, एकदम इजी है। उधर का क्वेश्चन लिखना हो गया, आप ये सॉल्व करो जब तक कि मैं अगला क्वेश्चन रेडी करता हूं। ⁻8, नो बेटा, रॉन्ग, फिर से कोशिश करो। थर्मो, गलत गलत। अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज एज शोन इन फिगर।
प्रेशर इज 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम इज 10⁻³ मीटर क्यूब, और एक सर्कल दिया हुआ है आपको ऐसा। टू 4 6 2 3 4 5 और इधर 11 दिया हुआ। कैलकुलेट वर्क डन इन 25 साइकिल्स। साइकिल्स। कितना आया, ये कितना आंसर आया? 10⁻, गलत, 2 सही है। 100 जूल, 10⁻²। देखो सबसे पहले क्या है, इसका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ बढ़ा, 1000 cc टू 2000 cc। तो मैं कहूँगा इनिशियल वॉल्यूम 1000 cc क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अरे भैया क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको सीसी को आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं ना, सीसी को सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो भरा, 10⁻⁻² इंटू मीटर का क्यूब, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -6 मीटर क्यूब, है ना। ये गलत करे तुमने पहला, बोलो सही करे ना, गलत। सिर्फ 10⁻⁻3 दिए होंगे कुछ लोगों ने, या फिर कुछ वैसे मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। भैया तुम कैसे देख रहे हैं, ये किलो में, ये सीसी में, सब अलग अलग सिस्टम में। फिर तो ये कुछ V2 हो जाएगा आपका 2000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल, यूरास्कल, 10⁵ पास्कल, है ना। अब ऐसा है कि वर्क डन क्या होगा, फिर P कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है ना, V2 - V1। तो 10⁵ 2000 में से गया 1000, और 10⁻⁻6 यानी 1000 इंटू 10⁻⁻1 यानी 100 जूल हो गया। आया? अब वो ट्राई करो, द लास्ट न्यूमेरिकल लास्ट है लिस्ट में, MCQs बाकी है उसमें। मैं सजेस्ट करूंगा कि पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में डालना, पूरा कैलकुलेशन कर लो, आखिरी में आंसर पाई में डालो, निकालो, फिर बाद में लास्ट में एक और आंसर निकालना पाई की वैल्यू डाल के। क्या था सर्कुलर लूप के लिए, क्या फॉर्मूला था, π/4 P2 - P1 V2 - V1 π/4 P2 - P1। देखो P2 कितना है, 11 इंटू 10⁵, और P1 क्या है, 2 इंटू 10⁵। 11 में से 2 गए, कितने बचे, 9, तो वो बचेगा कितना, 9 इंटू 10⁵5। समझा कि नहीं समझा ये? हाँ डायरेक्ट लिख डाला भैया मैंने थोड़ा सा। 11 में से 2 गए ना, तो 11 - 2 10⁵5। V2 - V1, V2 कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻3। V1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻3, 6 - 2 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो क्या होता फिर, 6 - 2 कितना होता, 4, ये 4 और ये 4 हो जाता है कैंसर, 9 पाई इंटू 10⁻² जूल्स। एक मिनट रुक जाओ, हाँ 11 - 1 है ना, मैंने गलत लिख डाला है डायग्राम में, ये 1 पर है भाई, ये मैंने गलत कर डाला, ये असल में यहाँ पे 1 आया हुआ है, मेरी गलती हुई। तो ये 11 - 1 करेंगे तो फिर वो 10 हो जाएगा, तो 10 पाई। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, मेरे को शक हो रहा है इस पर।
हाँ वही है, पाई इंटू 10⁻³ जूल, मतलब पाई इंटू 10⁻³ जूल्स। अब देखो भाई काम खत्म नहीं हुआ, एक्साइटमेंट में मत चले जाना, है ना। ये इसने जो आंसर बोला है कि आपको कितने साइकिल में निकालना है, 25 साइकिल, ये सिर्फ एक साइकिल का आंसर है। तो फिर नेट वर्क डन क्या होगा फिर, 25 मल्टीप्लाई बाय वो इंटू 25 पाई इंटू 10⁻³ जूल। अब मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, हालांकि ये न्यूमेरिकल स्टेट बोर्ड का है, मगर ये कई MCQ के किताबों में भी देखा गया है और उसमें ऑप्शंस इस फॉर्म में मौजूद हैं, इसीलिए। अब इसके आगे मुझे कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ पूरा कैलकुलेट करके, तो 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ जूल, ज़रा बता दीजिए तो क्या कैलकुलेशन आएगा। हाँ 78.5, लेट मी चेक द आंसर। 78.5 10⁻³ जूल इंटू 10⁻³ जूल। वेल दैट्स इट। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तो खत्म हुए, MCQs बाकी है। एक न्यूमेरिकल 5वें नंबर का बाकी NCERT का है, वो इंपॉर्टेंट है, JEE वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए नहीं। और कल हम वो ले लेंगे बचा कुचा। आपका होमवर्क रहेगा, मैं चेक करूँगा आने से पहले, कल है ना, आज अमजद नहीं है तो इसीलिए मैं ये पूरा स्ट्रिक्ट नहीं कर पाया, मगर कुछ 2-3 बातें ध्यान में रखिए। कल सभी के पास ये नोट्स होना चाहिए, है ना, जिन लोगों ने अभी लेना है ले लेना, जिसका अभी बाकी है। तो कल सभी के पास नोट्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आगे के MCQs जो है, MCQ बॉक्स का जो पार्ट है, वो होमवर्क आपका कंप्लीट चाहिए मुझे, मैं चेक करूँगा सभी का, फिर उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाऊँगा। तीसरी बात, सभी को टाइम पर आना है ना। मैं कुछ 5-10 मिनट लेट थोड़ा चालू कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रख के, बट एनी हाउ आपको टाइम पर आना। बस वो लोग जो बाहर से आते हैं, है ना, वो आ ही नहीं रहे शायद, मुझे लग रहा अभी, है ना, तो उनका छोड़ के बाकी सबको टाइम पे आना। जो बाहर से आ रहे थे उनको थोड़ा सा लीनियंसी है, बाकी को नहीं है। बाहर से मीन्स